बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। जनाब फुटबॉल फीवर सर चढ़कर बोल रहा है, उसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन आप देख ही रही हैं मौसम कितना गर्म हो चुका है। वैसे एडवाइजरी जारी है वो महकमा मौसमियात की जानिब से कि कल से मानसून का जो पहला स्पेल है वो दाखिल होगा, उसके बाद बारिशें होंगी। तो एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि जो लोग शुमाली इलाका जा रहे हैं उनको परहेज़ करना चाहिए, वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा है और अमूमन इसी दौरान जब बारिशें बहुत होती हैं लैंड स्लाइडिंग का खदशा वहाँ पर ये भी बता दिया गया है कि बारिशें मामूल से कम होंगी मानसून में और दर्जा हरारत बढ़ा हुआ ही रहेगा, उसमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अच्छा, चले फील जी, भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली आगे बढ़ते हैं जनाब। दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों की बात करते हैं, दिल जिनके आज एक बार फिर बैतुल्लाह शरीफ की जानिब मुतवज्जे हो गए हैं, जहाँ 15 मुहर्रमुल हराम के मौके पर गुस्ल काबा की रूह परवर और ईमान अफरोज तकरीब मुनक़िद हुई। ये बाबरकत रिवायत अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जारी है और हर साल इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ अदा की जाती है। नमाज फ़जर के बाद खाना काबा के अंदरूनी हिस्से की दीवारों और फ़र्श को आब ज़मज़म, अर्क़ गुलाब और खालिस ऊद से मुअत्तर पानी के ज़रिए गुस्ल दिया गया। इस मौके पर बैतुल्लाह के अंदर का माहौल खुशबुओं से महक उठा और ये रूहानी मंजर हर मुसलमान के दिल में मोहब्बत काबा और अक़ीदत के जज्बात को मज़ीद ताज़ा कर देता है। गुस्ल काबा की ये मुक़द्दस तक़रीब इस्लामी तारीख़, अक़ीदत और रूहानियत का एक मुनफरिद मज़हर समझी जाती है और गुस्ल काबा सिर्फ एक मजहबी रस्म नहीं है बल्कि उम्मत मुसलमान के लिए मोहब्बत, एहतराम और बैतुल्लाह से वालिहाना वाबस्तगी की अलामत है। दुनिया भर के मुसलमान इस बाबरकत मौके को अक़ीदत की निगाह से देखते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें भी अपने घर की हाज़िरी और ज़ियारत नसीब फरमाए। बिल्कुल, और जो ये मनाज़र हैं हमारा शेयर करना बहुत ही लाजिम है क्योंकि रूह मुअत्तर हो जाती है और एक बार फिर आपका ईमान का जज्बा जाग उठता है। तो अल्लाह ताला हमारी दुआ ये जो कबूल फरमाए अपनी बारगाह में। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है उस पर भी बात करते हैं। कराची में होने वाले दहशतगर्द हमले की बात करते हैं जिसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में टारगेटेड कार्रवाइयाँ की हैं और जिसमें 25 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया है। बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद तबाह कर दिया गया है। इस कार्रवाई में दहशतगर्द कमांडर खान फरोश उर्फ जाबुल समेत भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के मजीद 4 दहशतगर्द हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के कैंप पर दहशतगर्द हमले के बाद अफगान तालिबान रजीम के सामने बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। अफगान नाज़िमुल अमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया गया। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में सफ़ीर उबैदुल्लाह रहमान निज़ामानी ने ये अफगान वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये डिमार्श इस हकीकत के पेश नज़र जारी किया गया है कि कराची हमले में अफगान शहरी मुलव्विस थे जिनमें एक हमलावर को जिंदा गिरफ्तार किया गया। इस वाक़े से एक बार फिर ये साबित हो गया है कि अफगान सरजमीन और अफगान शहरी पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी और अमल दरामद पर इस्तेमाल हो रहे हैं और इस मामले पर अफगान हुक्काम से मौसर कार्रवाई और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात का संजीदगी से नोटिस लेने पर जोर दिया गया है। इसी पर हमने बात करनी है और हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ब्रिगेडियर, सबसे पहले ये जो दहशतगर्द हमला हुआ और फिर पाकिस्तान का जो जवाब था और कल ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान का अफगान तालिबान हुकूमत से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराना, डिमार्श भी दिया, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में बड़ी सिंपल सी बात है, ये बातों के बहुत बातों से नहीं मानेंगे और पाकिस्तान तमाम बहुत कोशिश की जब से अफगान तालिबान आए हैं 2021 अगस्त से, उसके बाद से आप देखें जिस तरह पाकिस्तान में सर्च हमने देखी दहशतगर्दी, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, बलोचिस्तान है, उसका जो मंबा है, सोर्स है, द एपिक सेंटर इस अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की वो शदीद ख्वाहिश है चाहे वहाँ कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो किंग था वहाँ पे या इसके अलावा कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी या सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज थी या तालिबान थे, सबकी ख्वाहिश ये रही है, फैंटेसी में रहते हैं कि वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे खैबर पख्तूनख्वा के जरिए, बलूचिस्तान के जरिए, या इनकी ये भी फैंटेसी है लाइक इंडिया के बॉलीवुड फिल्मों की तरह कि वो प्री ब्रिटिश वो बॉर्डर्स पर लेके जाएं उस बॉर्डर्स को। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की और दुनिया ने एस्टेब्लिश किया कि अफगानिस्तान का एक इकोसिस्टम वहाँ पर डेवलप हो चुका है जो दहशतगर्दी को लिए एक समझ ले साजगार माहौल प्रोवाइड करता है, हैज़ बिकम एन एपिक सेंटर। और तमाम दहशतगर्द तंजीमें हैं जो पाकिस्तान के लिए हैं, फितना और खारिज है, फितना और हिंदुस्तान है, या इसके बाद अलकायदा है, दाइश है, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान है, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, ये थ्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल पीस को
और यूनाइटेड नेशन की जो एनालिटिक्स फॉर सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम हर साल ये एंडोर्स करती है इन दहशतगर्द ग्रुप्स की। और इसी तरह आप देखें रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने, रशियन नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ने, अब यूरोपियन यूनियन की तरफ से, यूनाइटेड किंगडम की तरफ से भी इजहार किया गया है कि अफगानिस्तान हैज बिकम। और पाकिस्तान में रिसेंटली जो वाकयात हुए, आप देखें इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स का वाकया हो, इमाम बारगाह पे हमला था, तो इसकी भी सारी प्लानिंग जो थी, ट्रेनिंग की गई थी, वो अफगानिस्तान में की गई थी। या खैबर पख्तूनख्वा में जो वाकयात हैं, बन्नू में हुआ है, लकी मरवत में हुआ, जंड में एक खुदकश कोशिश की गई, और पास में जितने हमले थे उसमें अफगान नेशनल्स की इन्वॉल्वमेंट थी। और ये कराची वाला वाकया आप देखें कि जो पकड़ा गया है वो अफगानिस्तान का है, अफगान नेशनल है, और जलालाबाद का है, और बाकी जो मारे गए वो भी अफगान नेशनल्स थे। सो देखने इररिफ्यूटेबल एविडेंस हमने दुनिया को दिया है कि अफगानिस्तान इन्वॉल्व है। सो दैट जब हम इकोसिस्टम की मैं बात करता हूँ, तो अफगानिस्तान इस प्रोवाइडिंग रिक्रूटमेंट भी देते हैं, लॉजिस्टिक्स भी है, फाइनेंसेस भी है, और फैसिलिटेशन भी कर रहे हैं थ्रू जो इंडिया बेसिकली डेवलपमेंट ऑपरेशनल जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फाइनेंस इंडिया के साथ है। सो उनके साथ मिलकर हम कह सकते हैं दिस सो कॉल्ड पाइस मुस्लिम, किसी ने बड़ा अच्छा लिखा, the so-called pious Muslims are in cahoots with the infidel Hindu, और जो चाहते हैं कि पाकिस्तान को, एक इस्लामिक रिपब्लिक को यहाँ पर डिस्टेबलाइज करे। ये नहीं देखते हैं कि जो मुसलमानों के साथ इंडिया में हो रहा है, या इंडियन इलीगल जम्मू एंड कश्मीर। सो ये अनग्रेटफुल लोग हैं, और ये आपसे मैं वाज़ेह तौर पे कह सकता हूँ कि ये आपसे कभी वफा नहीं करेंगे। इनकी हर मुमकिन कोशिश रही है 1947 से आपको डिस्टेबलाइज करने के लिए। सो पाकिस्तान के पास यही जवाब था अंडर आर्टिकल 51 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर, सेल्फ डिफेंस में टू हॉट परसूट करो। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, आपने इंडिया की बात की, और हम ये जानते हैं कि मई में हजीमत उठाने के बाद अब वो सस्ती जंग लड़ रहे हैं, इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, और फैसिलिटेशन के बाद हम ये कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की जानिब से एक बारहा कोशिश की गई कि बातचीत से मामला सुलझाया जा सके, लेकिन उनको प्यार की ज़बान समझ नहीं आ रही। अफगानिस्तान जो है वो मुसलसल ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस दिखाई दे रहा है। ये भी बताइएगा कि दीगर जो मुल्कों के साथ इनके मुआहदे हैं, जिस तरह रूस के साथ, वो किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं? देखिए, रूस दुनिया में एक वाहिद मुल्क है जिन्होंने इनको रिकग्नाइज किया है और उनको स्टेटस वगैरह दिया हुआ, एम्बेसडर एक्सचेंज हुए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम देखिए 3 रिपोर्टें इस दफा रूस की तरफ से आई हैं, और जिसमें उन्होंने कंसर्न का इजहार, 2 रिपोर्ट्स इनके फॉरेन मिनिस्ट्री से आई हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि 23,000 दहशतगर्द है, हाफ ऑफ देम आर फॉरेनर्स, और उनको ये खतरा है रशिया को, क्योंकि जिस तरह सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स पे हमले हो रहे हैं, ताजिकिस्तान में हुए, और रूस के अंदर मॉस्को कंसर्ट पे हमला हो, वो भी अफगानिस्तान से प्लानिंग की गई थी, तो उनको बहुत खतरा है। फिर उनके नेशनल सिक्योरिटी कमीशन की तरफ से भी इस खतरे का इजहार किया। इंटरनेशनली नॉट, आप देखें ना, दुनिया में देयर आर 41 कंट्रीज जिन्होंने एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन लिंक टू अफगान टेररिज्म उन्होंने रिपोर्ट किया उन ममालिक में। खाली यूरोपियन यूनियन ने 92 थ्रेट्स अलर्ट जारी किए हैं इस थ्रेट के बारे में। सो थ्रेट तो बड़ा जेन्युइन है, और देखें कि ये लोग हैं कि मैं कह सकता हूं कि वो कभी उन्होंने पाकिस्तान को दिल से कबूल नहीं किया एज ए इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट लाइक इंडिया। सो आप देखें अनफॉर्चुनेटली अभी जो वाकया हुआ कराची में, और वो खबर आई थी कि एक अफगान नेशनल जो जर्मनी बेस्ड है, तो उन्होंने कहा कि जो कराची में एम्बुलेंसेस की सायरन की मैं आवाजें सुन रहा हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सो दैट इज द अप्रोच ऑफ अफगान्स। अफगान्स का मतलब है, अफगान्स का एक जत्था है वो ये चाह रहा है। सो पाकिस्तान ने जो इनकी देखे, पाकिस्तान ने इनकी जो खिदमत की राइट फ्रॉम 1979 में, जब से रशिया ने इन्वेट किया, हमने इनको अकोमोडेट किया। पीक टाइम में 5.5 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में थे। दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट योर, आपके एक भी सिंगल आपके किसी कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। सो वो जो जबान समझते हैं, सो अब लीडरशिप समझ के डिसीजन दिया है, एंड वी विल टेक देम टू द टॉस, कोई इसमें शक नहीं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, वैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एहसान फरामोश तो है ही है। अब जिस तरीके से इनके अगेंस्ट ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात हो रही है, और 10 जुलाई से जो गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी हैं उनकी फौरी गिरफ्तारी का भी अब हुक्म दिया गया है। मज़ीद इस तरह के कौन कौन से इकदाम किए जा रहे हैं, और कितना ज़रूरी था इन इकदाम का उठाना? ये बहुत इम्पोर्टेंट था, और ये ऑलरेडी एक प्रोसेस चल रहा था। और जिस तरीके से अभी भी पाकिस्तान में मैं समझता हूँ अभी अराउंड 3 मिलियन के करीब अफगान रेफ्यूजीज मौजूद है, जिसमें
PR कार्ड वाले भी हैं, अफगान सिटीजन कार्ड वाले, इवन जो इलीगल लोग हैं, इवन आपके कराची में स्ट्रीट क्राइम से मोस्टली ये लोग इन्वॉल्व हैं, फैसिलिटेटर भी ये है। सो अब डिसीजन में ऑलरेडी दोबारा कहा तेजी आएगी। सो पाकिस्तान को किसी सूरत में किसी प्रेशर में बिल्कुल नहीं आएंगे, पाकिस्तान नहीं आएगा, और हमें इनको वापस भेजना चाहिए। ये जो 100 कार्ड जो वहां पे बैठा है, जो इस्लाम के नाम को इस्तेमाल करे, वो इनको लुक आफ्टर करे और इनकी मदद करें। और आप देखें बदकिस्मती अफगानिस्तान के गौर में जो वाकया हुआ, जब एक मकामी आदमी ने अपनी 2 बेटियां सेल करने की कोशिश की गुर्बत की वजह से। तो ये देखें ना, आप जब एक दफा इस्लाम की बात करते हैं, वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, लेकिन आप पावर छोड़ना नहीं चाहते हैं, लोगों को लुक आफ्टर नहीं करते, अनएम्प्लॉयमेंट है, हंगर है, एजुकेशन नहीं है, खवातीन का कोई स्टेटस नहीं है। सो पाकिस्तान विल टेक ऑल स्टेप। जो पाकिस्तान ऑलरेडी देखे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो अभी ओपिनियन है दैट इज विद पाकिस्तान। और मुझे उम्मीद ये है कि आफ्टर सेटलिंग द ईरानियन इश्यू दुनिया इस तरफ मुड़ेगी, और खास तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप यकीनन किसी मौके पे ये 100 का 2020 का जो दोहा काट है इसको भी रिवर्स करते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, रूस के साथ इनकी जंग थी, उसमें हमने मदद की और फिर हमने देखा ही उसका नतीजा क्या निकला, और उसके बाद 20-22 साल अमेरिका यहाँ पर आकर बैठा रहा और चला गया। एक फॉल्स जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बारे में ये बड़ा बूस्ट करते हैं कि हम बड़ी बड़ी जो है सल्तनतों के सामने खड़े हो गए, उनको यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, ये एक फैंटेसी है। यहाँ पे आप देखें, अलेक्जेंडर यहाँ पे आया, अशोका ने यहाँ हुकूमत की, चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ हुकूमत की, यहाँ मुगल्स ने हुकूमत की, गौरी भी तुर्क था, गजनवी भी तुर्क था यहाँ पे जो आया। तो ये फिर देखिए रशियंस आके यहाँ पे बैठे रहे हैं, 79 में आए थे, 88 में यहाँ 89 में यहाँ से चले गए, अमेरिकन आए 20 साल रहे। तो फिर आपने किसको भाई किसका आपने बनाया है? आज आप बताएं ना कि चीज, इट वॉज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। आज पाकिस्तान देखे, मैं आपको बड़ी मिसाल देता हूँ, अगर पाकिस्तान ने इनकी मदद नहीं की होती, हम इनकी जंग नहीं लड़े होते, तो आज अफगानिस्तान एक फॉर्मर सोवियत का एक रिपब्लिक होता। और आज भी अफगानिस्तान में आप देखें ना कि 42% पश्तून है, उस पश्तून में से मेजॉरिटी आर नॉट विद द गवर्नमेंट, और बाकी 58% जो नॉन एथनिक पश्तून से वो गवर्नमेंट में तो नहीं है। सो पाकिस्तान को उनको शुक्रगुजार होना चाहिए, पाकिस्तान ने उनकी मदद की है, चाहे वो रशिया था, एवं जो अमेरिकन थे, हमने मदद की है, वरना आज इसके बहुत सारे टुकड़े होते और रशिया के हिस्से के अंडर कमांड होते। राइट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से अभी हम अगर रीजन की बात करते हैं तो सिक्योरिटी डायनामिक्स यकसर बदल चुके हैं अब की जो सिचुएशन है उसके अंदर। आपको लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है सफारती महाज पर भी और अपने दिफाई महाज पर भी, उसके बाद इंडिया के लिए ज़रा मुश्किल सिचुएशन बन गई और फिर भारत ने ये इस तरह के काम अपनी प्रॉक्सीज से करवाने शुरू कर दिए जो अफगानिस्तान की सूरत में हमारे सामने आ रहे हैं। आपको लगता है कि मेजर रीज़न वैसे यही है, कॉर्नर वो पाकिस्तान को करना चाहता था भारत और फिर खुद होकर बैठ गया और फिर इस तरह के ओछे हथकंडों से जो है वो अपने दिल की भड़ास निकालता है? जी हाँ, देखिए असल में भी क्या अगर मकासद है जो कराची में वाकया हुआ या एल्सवेयर दहशतगर्दी होती है, तो वो पाकिस्तान के जो ग्रोइंग डिप्लोमेटिक स्टेचर है, पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ गई है, क्रेडिबिलिटी बढ़ गई, तो उनको बड़ी तकलीफ है। तो अफगानिस्तान को भी तकलीफ है, इंडिया को भी तकलीफ है। दैट्स वाई कि इंडिया तो कुछ और कर नहीं सकते, अफगानिस्तान की हैसियत ही नहीं है, तो वो फिर दहशतगर्दी को एज ए स्टेट पॉलिसी के तौर पे यूज करें, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया का कंट्रोल है। सो प्रॉक्सीज को वो वहां से वो यूज कर रहे हैं। सो अब मसला क्या है, वो चाहते हैं इस जो पाकिस्तान की जो रेलेवेंस है, डेटा जो एक इम्पोर्टेंस बनी है, इसमें डेंट डाला जाए और दुनिया को ये बावर कराया जाए कि यहाँ पे सेफ नहीं है, इसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी सिचुएशन है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं हो सकती है, और ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो आपने सोचा है ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये खबर बनाना चाहते हैं इंटरनेशनली, ताकि पाकिस्तान को एक किस्म के मलाइन किया जा सके, यहाँ पे इस तरह के हालात वाक़यात हैं। सो बुनियादी मकसद है उसको बेसिकली पाकिस्तान को जो आप समझ लें एक मैसेज भी देना है, दुनिया को बताना भी है कि हालात यहाँ पे सब कुछ हुआ ऐसे नहीं है। सो लेकिन पाकिस्तान ये सब चीज़ें समझता है और पाकिस्तान इज वेरी क्लियर एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। पाकिस्तान ने ये आज़म है कि पाकिस्तान की सोवरेनिटी पे कोई समझौता नहीं होगा। और फिर माशा आसिम मनीर ने पहले शुरू के दिन कहा था ये एक पाकिस्तानी है, शहरी है,
उसकी जो हिफाजत है, उसकी सिक्योरिटी, उन्होंने कहा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है more than the relation with Afghanistan. So that is the bottom line जो पाकिस्तान की लीडरशिप सोचती है। बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर साहब ये भी बताइएगा, एक फ्रैक्शन जो कि बहुत देर से हाइबरनेशन में थी और अब वो एक्टिव दिखाई दे रही है और हालिया हमलों में उसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर रही है, जमातुल अहरार की बात कर रहे हैं, उनका एक्टिव होना, और अब जो पाकिस्तान उसके रद्द अमल में अफ़गान शहरियों पर एक क्रैकडाउन किया जा रहा है और 10 जुलाई का वक्त दिया गया है जिसमें उनको निकल जाने की हिदायत हैं और या गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी, इस सारे तनाजुर को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जमात अहरार जो था एक स्प्लिंटर ग्रुप है तो फितना ख्वाहिश के साथ ही है, लेकिन एक उनका ग्रुप है, उस अम्ब्रेला के अंडर आता है और थोड़ा सा ये डिफरेंट है। बेसिकली महसूस नहीं है ये मेजॉरिटी बाकी लोग हैं, बेसिक इनका आप समझ लें ओरिजिनल मोहम्मद है या बाजोड़ के एरिया से लोग थे, तो दूसरे कौमियत के लोग इसमें ज्यादा है। सो इनके आपस में राइवलरी है। कोरम में रिसेंटली हमने देखा इनकी फाइटिंग आपस में हुई है कंट्रोल पावर के लिए। और फिर इसमें ये है कि ये फिर पास में लाहौर में प्रॉब्लम 2016 में गुलशन पार्क बॉम्बिंग में ये इन्वॉल्व थे, यूहाना आबाद वहाँ पे क्रिश्चियंस के अगेंस्ट कोई हमले हुए थे उसमें ये इन्वॉल्व थे। सो इनका एक रिकॉर्ड रहा है कि पास में भी, और ये क्लोज इनके एसोसिएशन दाइश के साथ भी है और वेरी क्लोज है इंडियन रॉ के साथ, और उनके बिहाफ पे ये चीजें एग्जीक्यूट करते रहे हैं और अभी इन्हीं को दोबारा इस्तेमाल किया गया है। सो पैसा है, देखे दे आर हायर्ड मर्सनरीज, आप पैसा दें और जो उसके बाद मर्जी चीजें इसको करवा लें। तो मेरे ख्याल में ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी ये कोशिश है, लेकिन ये है कि इनका अल्टीमेटली देखें कि फैसिलिटेशन के लिए यकीनन पाकिस्तान के अंदर लोग हैं जो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी जो सेंटर है, रिसोर्स है, वो अफगानिस्तान है, वहीं से ट्रेनिंग है, रिक्रूटमेंट वहीं से लेते हैं, वहीं से प्लानिंग होती है, वहीं से आके इंडियन रॉ वाले इनको समझाते हैं। अभी पिछले साल भी रिपोर्ट्स आई थी, इनकी मीटिंग्स हुई हैं इंडियन रॉ की, BLA वालों की, और इसी तरह फितरल फारिस के साथ कंधार में भी हुई हैं, काबुल में भी हुई है। और जिस तरीके से अभी आप देखें ना, अभी रिसेंटली एक पिक्चर भी आई थी, इस तरह अफगानिस्तान ने इनको अकोमोडेट किया, इनको बड़े बड़े होटलों में ठहरा रहे हैं, रेड जोन में रखा हुआ है जो इनके सो कॉल्ड लीडरशिप को। अब मेरे ख्याल में इररिफ्यूटेबल एविडेंस आया है और पाकिस्तान, जिस तरह मैंने कहा, अभी गजब लिल हक जारी है और इट विल कंटिन्यू जब तक मतलूबा ख्वाहिश नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। करंट सिचुएशन पर हम बात कर रहे थे, अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। शो के आगाज़ में हमने मौसम की हल्की फुल्की सी बात की थी, थोड़ी सी तफसील में देख लेते हैं। महकमा मौसमियात ने गर्मी से सताए हुए शहरियों के लिए खुशखबरी ये सुना दी है कि कल यानी बुध से मानसून बारिशों का आगाज़ मतवक्के है, मगर लाहौर में गर्मी की शिद्दत से शहरी बेहाल हो चुके हैं। जून में जुलाई वाला हब्स महसूस हो रहा है और अल्लाह करीम रहमतों वाला बारिश का एक सिस्टम जो दाखिल हुआ है उससे बारिश बरसाए। उधर गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला घांचे के इलाके बलगार में ग्लेशियर के पिघलाव के बाइस आने वाले शदीद सैलाबी रैली ने RCC राब्ता पुल को शदीद नुकसान पहुंचा दिया, जिसके बाद पुल को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जी हाँ, और जो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि एडवाइजरीज जारी की गई हैं, शिमाली इलाका जात में आप मत जाइए क्योंकि बारिशें हैं, बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग होती है और उससे सड़कों को भी नुकसान पहुँचता है, रास्ते बड़ी देर के लिए बंद हो जाते हैं। किसी भी हादसे से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप कहीं भी ट्रैवल करने से पहले ये जो महकमा मौसमियात की एडवाइजरीज हैं, NDMA की एडवाइजरीज हैं, इनको फॉलो ज़रूर करें, इनको एक बार देख ज़रूर लें। और बाकी हम यही दुआ करेंगे कि जो बारिश का सिस्टम दाखिल हो रहा है वो रहमत का बाइस बने, जहमत का बाइस ना बने, और सबके लिए जो मौसम की तब्दीली है बड़ी खुशाइन साबित होने वाली, क्योंकि इस कदर गर्मी पड़ रही है। दुनिया भर में गर्मी की शिद्दत है, लेकिन जो यहाँ पर टेम्परेचर है और वो वहाँ पर अभी जो महसूस किया जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा है। तो जनाब अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि रहमत की बारिश हो। अभी ब्रेक पर जाएंगे। आलमी चैंपियन जर्मनी को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। बोस्टन में खेला गया मैच मुकर्ररा और इजाफी वक्त में 1-1 गोल से बराबर रहा। फिर मैच का जो फैसला है वो पेनल्टी शूट आउट के सडन डेथ सेशन में हुआ। शूट आउट की 5-5 पेनल्टीज में दोनों टीमों ने 3-3 गोल किए। ताहम सडन डेथ सेशन की पहली पेनल्टी जर्मनी के खिलाड़ी ने ज़ाया कर दी, जिसके बाद पैराग्वे के खिलाड़ी ने गोल करके टीम को प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया और 4 मरतबा की आलमी चैंपियन टीम जर्मनी को गैर मुतवक्का तौर पर शिकस्त हुई। जर्मनी को वर्ल्ड कप मुकाबलों
मुकाबलों में पेनल्टी शूटआउट पर पहली मर्तबा शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक बहुत बड़ी मिथ है जो टूटी है। उधर ब्राज़ील ने जापान को 2-1 से शिकस्त दे दी। कनाडा जनूबी अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुका है। वो मेगा इवेंट में इस मरहले में पहली बार क्वालिफाई करने में कामयाब हुआ। इसके साथ साथ जो एक तीसरा मैच था मोरक्को वर्सेस नेदरलैंड्स, उसमें भी वो एक ड्रामाई मैच जिसको हम कह सकते हैं वो वैसे रहा, और उसमें भी आखिरी जो गोल है वो 37 सेकंड्स पहले हुआ मैच फिनिश होने से, और इस तरह से फिर मोरक्को जो है वो इस मैच को जीत गया। और आगे के मैचेस की क्या सूरत हाल रहने वाली है, कितना इंटरेस्टिंग अभी तक फीफा का जो क्रेज़ है वो चल रहा है, क्या अब सही मैचेस का मज़ा आना शुरू हुआ है, इस पर सारी सिचुएशन पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं राय अजलान और स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम अजलान, कैसे हैं आप? थैंक यू। आसान, ये जो मैचेस हो रहे हैं बड़े ज़बरदस्त हैं इस वक्त। फीफा वैसे ही एक ऐसी स्पोर्ट्स है यानी फुटबॉल जिसे सारी दुनिया देखती है, बहुत सारी नेशंस जो है ना शिरकत कर रही होती हैं, लेकिन इस वक्त जो मैचेस देख रहे हैं उसकी क्वालिटी आप देखें, खासकर ये भी जो रिसेंटली जर्मनी का मैच हुआ, जिस तरह से अब मराकेश का नेदरलैंड्स के साथ जो मैच हुआ है, हाई क्वालिटी फुटबॉल देखने को आपको मिला है। देखिए, अक्सर पूछा जाता है ना कि क्यों इतनी दीवानगी है फुटबॉल को लेके, स्पेशली वर्ल्ड कप को लेके, तो उसको समझने के लिए पिछले 10 घंटे काफ़ी हैं। जिस तरह का ब्राज़ील और जापान का मैच देखने को मिला, ब्राज़ील जो कि 5 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन है, सबसे ज़्यादा कामयाब टीम है वर्ल्ड कप की, उसको जापान जैसी टीम ने, जो कोई एशियन साइड को इतना सीरियसली कंसिडर नहीं किया जाता, बहुत टफ टाइम दिया। उसके बाद जर्मनी जो कि एक ड्रीम ब्रेकर टीम है, कि वो हमेशा से एक लेजेंड रहा है कि जो भी बड़ी टीम जिसकी स्टोरी बहुत अच्छी चल रही होती है उसमें विलन का किरदार जर्मनी अदा करता है, वो चाहे पुस्कास की हंगरी हो या अर्जेंटीना हो मेसी की इन 2014, हमेशा वो ख्वाब तोड़ने वाली टीम रही है। कल उनके ख्वाब शैटर हुए, एक बहुत बड़ी मिथ टूटी कि ये कभी भी पेनल्टीज़ पे नहीं हारते। इससे पहले मतलब 4 मरतबा पेनल्टीज़ पे गए और चारों मरतबा वो मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप में जीते हैं। कल वो मिथ टूटी है। एंड देन ये जो अभी मोरक्को का मैच हुआ, उन्होंने साबित किया है कि लास्ट टाइम उनका सेमीफाइनल खेलना कोई फ्लूक नहीं था, उनके पास वो ग्रिट मौजूद है, वो बिलीफ मौजूद है, एंड वर्ल्ड क्लास पेनल्टी माइंडसेट मौजूद है जो उनको आगे तक लेके आता है। तो ये बड़े मैजिकल मैचेस हुए हैं। इवन कनाडा का वाला मैच और साउथ अफ्रीका वाला मैच, उसमें जो भी टीम आगे प्रोग्रेस करती है वो एक हिस्टोरिक चीज़ ही होती है, बिकॉज वो किसी नई टीम नहीं आगे जाना था। बट कनाडा का आगे आना स्टोरी इसलिए है कि एक ऐसी टीम जो इससे पहले 6 लगातार मैचेस हारी है वर्ल्ड कप में, कभी कोई पॉइंट नहीं लिया था उन्होंने, उनका पॉइंट लेना, सेकंड राउंड में आना और थर्ड राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाना। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप चल रहा है ये। एग्जैक्टली और जो ये फ्लूक वाली बात थी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मोरक्को जिस तरीके से जो अभी वाली जीत है, जिस मैच को हम ड्रामाई मैच कर रहे हैं, एक तो इसको ज़रा डिटेल से बताएंगे आपके कैसे कैसे क्या क्या हुआ इस मैच में। इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम लोग शो में मसरूफ़ थे, हम सिर्फ अपडेट ले सके हैं कि जी क्या चला है इस वक्त। अच्छा, जब मैं घर से निकला उस वक्त तक ड्रामा जारी था, ठीक है। उसके बाद यहाँ आके पता चला कि पेनल्टीज़ पे गया है, और पेनल्टी पे जाए गैप्को ने फर्स्ट गोल किया था फॉर नीदरलैंड्स, और उस वक्त लग रहा था कि नीदरलैंड्स ले जाएगा। बट उसके बाद जिस तरीके से मोरक्को ने लास्ट वर्ल्ड कप में मैंने देखा था कि उनका डिफेंस बहुत तगड़ा है, बड़ी डिफेंस ओरिएंटेड टीम है, और अभी भी वो एक ग्रिट के साथ आती है टीम में, और एक रिलेंटलेस उसकी जो एक रेजिस्टेंस है ना वो हमें देखने को मिलती है। और कहा यही जाता है कि जब वन मैच नॉकआउट पे बात आ जाती है, वहाँ पर जो टीम ज़्यादा रिलेंटलेसली अपनी रेजिलियंस को शो करती है उसके आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही हुआ, उन्होंने दूसरी टीम को रोक के रखा, एक मज़ीद लीड को बढ़ने नहीं दिया। एंड देन 90 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद जो एक्स्ट्रा स्टॉपेज टाइम चल रहा होता है उसके अंदर एक गोल किया, और गोल भी एक डिफेंडर ने किया, हेडर ने किया। जॉब इज़ अ डिफेंडर, इज़ नॉट अ स्ट्राइकर। उनका गोल करना, मैच को बराबर करना, और उसके बाद अगले आधा घंटा मज़ीद जो है उनको रोक के रखना, एंड देन पेनल्टीज़ पे जाना। एंड वहाँ पर फिर ऑब्वियसली नीदरलैंड्स की तरफ से जहाँ मिस हुई हैं वहाँ पे इस्माइल ने विनिंग पेनल्टी की। वो एक बड़ी स्टोरी टूर्नामेंट की बन के निकल रही है, जिस तरह उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग गोल किया था, ऑल्दो वो थोड़े देर के बाद ही वो रिकॉर्ड टूट गया फास्टेस्ट गोल करने का, बट उसके बाद से उनका एक बड़े क्लब के साथ मुआहदा हो जाना, तो वो एक अलग से स्टोरी चल रही है। तो आई थिंक पिछले 5 घंटों का अगर कोई स्टार है तो वो जो पूरी इस वक्त मोरक्को की टीम है, स्पेशली जिस तरह से वो खेल रहे हैं, एंड देन डियोप और इस्माइल। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मोरक्को की बात कर रहे हैं आप, वैसे तो ये साइंस समझे जाते हैं किसी भी टीम के बेहतर परफॉर्म करने के लिए, लेकिन इसमें अब जो एक प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाना और उसमें फिर अब कनाडा का सामना करना हो, ये एक मैच ऐसा होने वाला है जिसमें 2 ऐसी टीमें जो बहुत ही अनकन्वेंशनल हैं, एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि ये टीमें सामने आएंगी। ये मुकाबला कैसे देख रहे हैं? आई थिंक इसमें थोड़ा सा एज होगा मोरक्को को, तजर्बाकार टीम है, बड़े मैच का प्रेशर उन्होंने लास्ट टाइम भी लिया हुआ है, अभी भी एक बड़े मैच को खेल के वो आगे आई हैं।
इवन उनका ग्रुप इतना आसान नहीं था, कनाडा को कदरे आसान ग्रुप मिला था। तो उसको अगर देखा जाए, हाँ अलबत्ता जो कनाडा की करंट टीम है वो हिस्टोरिकली इनकी जितनी भी टीमें रही हैं उनसे बहुत बेहतर टीम है, और जिस तरह से उनका यहाँ तक आना हैज़ बीन अ स्टोरी। बट वहाँ पे मुझे लगता है कि सिंस मोरक्को हैज़ हैड दैट बिग मैच प्रेशर इन द पास्ट, उनके खिलाड़ी बड़े क्लब्स में खेलते हैं, उनके कैप्टन जो हैं वो 2 अभी रिसेंटली UCL जीत के आ रहे हैं, तो उनके पास वो प्रेशर हैंडल करने की सिचुएशन है जो राउंड ऑफ 16 के लिए रिक्वायर्ड होगी। तो मुझे लगता है कि उस बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें मोरक्को क्वार्टर फाइनल खेलती हुई नजर आए। ओके, अच्छा अभी पैराग्वे और ब्राज़ील का डिसाइड नहीं हुआ है कि उनके मैचेस किसके साथ आज के होने मैचेस की वाले? बुनियाद पर होगा ओके। कि मोस्ट लाइकली पैराग्वे के मैच का होगा कि फ्रांस और स्वीडन में से जो भी जीतता है वो आगे आएगा, जिसमें चांसेस ज़्यादा फ्रांस के ऑब्वियसली हैं। अभी तक तो ये 4 टीमें हैं जो आगे जा रही हैं, ब्राज़ील, मोरक्को, कनाडा, पैराग्वे, इनके जो 4 मैचेस हो चुके हैं अभी राउंड ऑफ 32 के, मजीद मैचेस अब 16 टीमें इनके लिए 16 select टीमें होंगी। आगे क्वालिफाई। अच्छा, वैसे जनरली मैचेस तो सभी टीमें अब खेल चुकी हैं, तो आपको किस टीम में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है? जिस तरह हम देख रहे हैं जर्मनी 4 बार की जीती हुई वो मैच हार जाती है, ब्राज़ील 5 बार की जीती हुई वो मैच जीतती चली जा रही है, तो कौन सी टीम पोटेंशियली आपको ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट लग रही है? इस दफ़ा का वर्ल्ड कप जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग इस तरह से भी है, ऑल्दो लास्ट वर्ल्ड कप में भी ये चीज़ देखने को मिली थी कि जो फुटबॉल की हिस्टोरिक हायरार्की है ना वो शेक होती भी नहीं, वो टूटती भी नज़र आ रही है। जर्मनी के केस में हमने देख लिया है। लास्ट टाइम ब्राज़ील का जिस किस्म का एग्जिट हुआ था वर्ल्ड कप से, इंग्लैंड की टीम का इवेंचुअली क्रंच मैच पे आके हार जाना, और इस साल इंग्लैंड का शायद मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी क्रिएटिव फुटबॉल खेलती हुई मुझे इंग्लैंड की टीम नज़र आएगी, जितना अच्छा वो इस दफ़ा खेल रहे हैं। सो थोड़े से डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे लिए इस तरह से है कि कई ऐसे मौक़ों पे एक कॉलोनाइज्ड कंट्री ने अपने पास कॉलोनाइज़र के अगेंस्ट बड़ा अच्छा खेल खेला, उनको रोक के रखा, तो इस किस्म की स्टोरीज भी हमें देखने को मिली हैं। ये हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा मुसलमान वर्ल्ड कप था, बिकॉज इतने मुसलमान मुल्क कभी भी नहीं खेले। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा अफ्रीकन वर्ल्ड कप है, बिकॉज कभी भी इतनी टीम्स अफ्रीका से क्वालिफाई करके नेक्स्ट राउंड में नहीं आई। तो डिफरेंट हमें डायनामिक्स देखने को मिल रहे हैं। हिस्टोरिकली जो टीमें हमेशा से होता था जी, अर्जेंटीना, ब्राज़ील वगैरह, उन पे तो बात हो रही है, बिकॉज ब्राज़ील की टीम भी इस दफ़ा, जापान वाला मैच बहुत मुश्किल था उनके लिए, बट एक अच्छी टीम है। नेमार अगर फिट हो जाते हैं और टीम में उनकी लाइनअप में जगह बन जाती है तो एक अच्छा यूनिट देखने को मिलता है, विद जूनियर, कैसेमिरो देयर, देन मार्टिनेली जो कि बेंच से उठ के आगे गोल कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखा जाए, अर्जेंटीना इटसेल्फ एक अच्छी टीम है। फ्रांस बहुत क्रिएटिव फुटबॉल खेल रही है, बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रही है। फ्रांस के केस में तो ऐसा है ना कि एक गोलकीपर और किलियान म्बाप्पे ही दे दो तो वो ही मैच आपको जितवा देंगे, जिस किस्म की फॉर्म चल रही है। स्पेन से काफ़ी उम्मीदें थी, अभी तक उस तरह से फायर नहीं कर सके, स्पेशली वो जो केप वर्ड वाला मैच हुआ जिसमें वो उनके गोलकीपर बहुत बड़ा हीरो बन के निकला है। तो अभी तक जो हिस्टोरिक पावर हाउसेस हैं वो उस तरह से फायर करते नज़र नहीं आ रहे। अभी नहीं कहा जा सकता कि श्योर शॉट कौन सी टीम जीतती हुई नज़र आ रही है। हाँ, डेटा की बेस पे कहा जाए तो वो एक जो सुपर कंप्यूटर की प्रेडिक्शन है वो स्पेन और फ्रांस की है, बट यू नेवर नो। बिल्कुल, और इसमें तो हम कह सकते हैं यू नेवर नो। थैंक यू सो मच रायस लान, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे, और नॉकआउट मरहले के जो सनसनीखेज मैचेस थे ना फीफा वर्ल्ड कप के, उन पर हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। शामिल करते हैं हमारा सेगमेंट निकले तेरी तलाश में। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब स्कर्दू के सहरा सफरंगा में कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं, आइए देखते हैं। कहाँ खड़ी कर रही सर? ये आगे जाके ना किसी जगह पे वो जो जहाँ पे जाएंगे ना दीवार वहाँ खड़ी कर, तब वहाँ से वो पहाड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। शिगर की जानिब जा रहे हैं, तार साहब हमारे साथ हैं। तार साहब इस जगह का जिक्र करते हैं कि जहाँ से उनको मारखोर दिखाई दिए थे, और इस सफ़र में हमारी कोशिश है कि वो तमाम बातें जो हम वहाँ तस्वीरों से करते रहे यहाँ पर लोकेशन में करें। तो सर, डेजर्ट है, सफरंगा है, और यहाँ पे अच्छा वो कोई कितना अरसा पुरानी बात होगी, ये तो कोई आइडिया नहीं होगा। देखें, कई दफ़ा जो 87 ईयर्स ओल्ड बाबा होता है वो पास्ट उसका इतना तवील होता है कि वो कुछ याद नहीं रहता। 25-30 साल हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं। तो अब ये बताएं कि ये आपने यहाँ पे मारखोर देखे थे? हाँ, वो मैं इसलिए
हम जा रहे थे शिगर। आप जानते हैं कि तमाम जो ट्रैक्स हैं उनकी राहें शिगर से निकलती हैं, K2 के लिए, स्नो लेक के लिए, मुझे अब याद नहीं कौन से ट्रैक के लिए। सरे शाम हम स्कर्दूस चले, सूरज गरूब हो रहा था, और ये जो सामने वाली पहाड़ी है, अच्छा ठीक है, उस पर मैंने नोट किया कि 3 मारखोर खड़े हुए, ओके, और डूबते सूरज की जो किरणें थी ना वो उन पे पड़ रही थी, एंड दे लुक्ड लाइक कि दे आर मेड ऑफ गोल्ड, एंड यू कुड से द वे दे वर स्टैंडिंग तमकनत के साथ, वो लगता था कि माउंटेन गॉड्स यही हैं। और वो जी उस वक्त ये कुछ रिटर्न विटर्न तो कुछ नहीं? नहीं, वो सारा ये भी नहीं था, ये नॉर्मल, ये तो अब डेजर्ट वजर्ट इन्होंने बना दिया ना, तो यहाँ से गाड़ी गुजरती थी तो वो लोग पीपे तेल के, खाने पीने के छोड़ते चले जाते थे। तो हम पंजाबी लोग मतलब हम कहते थे कि यार यही कोई उठा के नहीं ले के जाएगा। कहेंगे जी नहीं, ये साथ वाले गांव का होता है, जो लिखा देते, स्कर्दू कम ही लोग जाते थे ना, वो उनको लिखा देते थे, वो खाने पीने की चीज़ें ला के तो गांव के करीब यहीं पे वहाँ पे रख दी, वो 2-2 दिन पड़ी रहती थी और कोई उनको हाथ नहीं लगाता। लेकिन वो जो इमेज है वो एक लाइफ लॉन्ग ये सब तो हो चुका है। एंड आखिरी बात जी, उसने मुझे बताया, उस इमेज ने, कि कोई भी ऑर्डिनरी मतलब मारखोर को इतना ज़बरदस्त जानवर तो नहीं है, कोई शेर तो नहीं है या बर्फानी चीता तो नहीं है, लेकिन उसने मुझे सिखाया कि जब अपने कुदरती एनवायरनमेंट में एक जानवर होता है तो वो कितना खूबसूरत हो जाए। क्या बात है। और अब हम शिगर की तरफ सफ़र जारी रखें? जी हाँ, बाय बाय। हाँ यार, देख लेक सर, वो अभी वो ग्रीन पैच नजर आ रहा है आपको, राइट साइड पे जहाँ टर्न आ रहा है यहाँ रोकना ज़रा, थोड़ी देर रोकना। वो 3 पहाड़ियाँ लेफ्ट में वो जो आखिरी नुक्कड़ है, उसके नीचे पानी की एक हल्का सा आपको नजर आता है, वो लेक है। दरिया का हिस्सा नहीं है, नहीं, यहाँ दरिया कैसा नहीं है, और खूबसूरत है। किसी टाइम निकाल के हो सकते हैं हम चक्कर में लगा लें। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदी टॉप ऑफ द आवर बात करते हैं। स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका और ईरान के दरमियान जो तकनीकी टीमों के दरमियान गुफ्तगू है आगे बढ़ाने पर बात जो है वो आ चुकी थी, जिस पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ऐलान किया कि ईरान ने मीटिंग की दरख्वास्त की है जो दोहा में होगी। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने तस्दीक की कि विटकॉफ और कुशनर आला सतही मुज़ाकरात के लिए कतर जाएंगे, जहाँ तकनीकी मुज़ाकरात भी मुतवक्के हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का ये कहना है कि अमेरिका जंगबंदी के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा है, लेकिन तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से ही दिया जाएगा। उधर ईरान की तकनीकी मुज़ाकराती टीम के सरबराह काजिम गरीबाबादी ने मंगल यानी आज होने वाले मुज़ाकरात की तरदीद कर दी है। उनका कहना था कि कतर के साथ मुशावरत जारी है, लेकिन जो टेक्निकल मुज़ाकरात हैं उनकी अभी तस्दीक नहीं हो सकती। मुज़ाकरात तब होंगे जब हालात साजगार हों और तारीख और मकाम पर इत्तेफाक हो जाए। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है ईरान के तकरीबन $12 अरब मुंजमद असासों में से $6 अरब कतर में मौजूद हैं। ये $6 अरब जारी किए जाएँ ताकि ईरान उन फंड्स तक रसाई हासिल कर सके। ये रकम अमेरिका और ईरान में कैदियों के तबादले के मुआहदे के बाद कतर मुंतकिल की गई थी। ये ओवरऑल सिचुएशन है जिस पर हमने बात करनी है और हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर हामिद अल-मशरकी साहब, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। जिस तरीके से हम अभी तक की सिचुएशन देख रहे हैं, ये जो इस्लामाबाद MOU है उस पर दस्तखत के महज कुछ ही दिन बाद ये सिचुएशन बनना, ईरान और अमेरिका का एक बार फिर से सामने आना, फिर ये जो हालिया झड़पें हैं इसमें भी पाकिस्तान ने किरदार अदा किया और इनको भी बंद करवाया, और एक बार फिर जो मुज़ाकरात कतर में दोहा में आज एक्सपेक्ट किए जा रहे थे उन पर एक जानिब से तरदीद आ रही है, एक जानिब से उनकी तस्दीक की जा रही है। कैसे देखते हैं सारे मामले को? बहुत शुक्रिया हिना। देखिए, बात यह है कि ईरान का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जिन 14 निकात के ऊपर ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जो कि बड़ी पाकिस्तान की और कतर की और बहुत सारे ममालिक की बड़ी ताकतवर कोशिशों के बाद इसमें कामयाबी मिली, उसके अंदर जो 2 बुनियादी निकात हैं उसके ऊपर अमेरिका की तरफ से अभी तक अमल नहीं हुआ। अमेरिका ने इसराइल को मजबूर नहीं किया कि वो लबनान से अपनी फौजें निकाले। सदर लेबनान का जो जोग्राफिया चेंज करने की कोशिश की जा रही है
उससे बाज आए। दूसरी जानिब हमने देखा कि ईरान के कहने के बावजूद जिस जगह से अमेरिका ने अपना बहरी जहाज गुजारा, जिसके नतीजे में दोबारा से झड़पें शुरू हो गई, एक दूसरे पर हमले किए गए, तो ये बात मेरा ख्याल है दोनों फ्रीकैन को समझनी होगी और दुनिया को भी नजर आ रही है कि ये जो जंग बंदी है ये बिल्कुल कच्चे धागे के ऊपर है और ये एक चिंगारी है जो किसी वक्त भी दोबारा भड़क सकती है। इसलिए तमाम फ्रीकैन को बड़ी समझदारी का सबूत देना होगा। दोनों जो हैं और स्पेशली अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो अपनी पब्लिक के अंदर अपना पॉलिटिकल जो है वो पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए अगर कोई ऐसी हमाकत करेंगे तो फिर दोबारा से खित्ता जो है वो जंग की लपेट में आ जाएगा। 60 दिन तो बहुत ही कलील अरसा है इतने सारे मामलात को तय करने के लिए, और जो टेक्निकल कमेटियां बैठती हैं मुज़ाकरात करती हैं, उनको जितना ज्यादा टाइम मिलेगा उतनी बेहतरी है। लेकिन ये बार बार तातुल आना, बार बार सूरत-ए-हाल का खराब होना, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि इस जंग के अंदर दोबारा से कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से और इसराइल की तरफ से, जो स्पॉइलर है कि बहरीन और कुवैत और अरब ममालिक को साथ घसीटा जाए, उनके अड्डे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये सूरत-ए-हाल बहरहाल बड़ी परेशान कुन है। पाकिस्तान ने अपना बहुत बड़ा रोल अदा किया है और मैं समझता हूँ कि दुनिया ये चाहेगी कि पाकिस्तान समेत जिन ममालिक ने किरदार अदा किया उनकी मेहनत जाया ना हो और हर हालत में एक मुस्तकिल अमन हासिल हो। मुस्तकिल अमन के लिए सबसे अहम चीज ये है कि अमेरिका जिन नकात के ऊपर मुआहिदा हुआ है उस पर अमल करे। ठीक कह रहे हैं हम साहब। इस्लामाबाद में हमने देखा मुज़ाकरात हुए, फिर वर्जिन स्टॉक चले गए और अब कतर की बात, दोहा की बात की जा रही है। कतर में तो सितंबर की 9 तारीख थी 2025 में जब इसराइल की जानिब से अटैक हुआ और हमास की लीडरशिप को वहाँ पर टारगेट किया गया। 6 अफराद जो हैं वो जा बहाक हो गए थे। तो उस दौरान जो कुछ हुआ, क्या उसका इम्पैक्ट इस वक्त हो रहा है ईरानी वफ्द पे जो वहाँ जाने से कतरा रहा है? अली देखिए, बात यह है कि जिस अंदाज में सिक्योरिटी, फूल प्रूफ सिक्योरिटी और जो पाकिस्तान ने प्रोटेक्शन फराहम की है, मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कोई भी मुल्क इस वक्त इसराइल के खिलाफ कोई ऐसी प्रोटेक्शन दे सकता है जो पाकिस्तान ने दी है। इवन वर्जिन स्टॉक में भी पाकिस्तान ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई थी हर तरह की सिक्योरिटी की, और वो पाकिस्तान ने साबित किया। इसीलिए आप देखिए कि अब ईरान की कोई सीनियर लीडरशिप यानी कि अब्बास बाकर कालीबॉफ हो गए, अब्बास इराकची हो गए, वो नहीं जा रहे अभी कतर, बल्कि उनसे जो जूनियर लेवल की लीडरशिप है वो जा रही है। मकसद क्या है अगर वो गए? ओके, एक तो सिक्योरिटी का इशू है, दूसरा ये कि उनको ये नजर आ रहा है कि अमेरिका एक तरफ से जंग शुरू रखता है, सीज फायर की वायलेशन करता है, और दूसरी जानिब मुज़ाकरात में गैर जरूरी अगर मामलात पे बात करेगा और बुनियादी मामला जो बार बार बात हो रही है लेबनान के से फौजें निकालने की और कतर के जो ईरान के जो सीज फायर फंड्स हैं उनको रिलीज करने की, आपने हुर्मुज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पर जो ईरान का कंट्रोल है उसके अंदर कोई दखल अंदाजी ना करने की, इनके ऊपर तो बात हो सकती है। लेकिन अगर सिर्फ टाइम गेन करने के लिए या अमेरिकन पब्लिक को खुश करने के लिए सदर ट्रंप ये चाहते हैं तो वो मुश्किल होगा। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सिक्योरिटी इज अ वेरी बिग कंसर्न देयर। अच्छा, आप सही कह रहे हैं कि अगर पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए किया जा रहा है तो इसके नताइज भी गलत आ सकते हैं। जिस तरह से ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ये कह रहे हैं कि जो बाज़ अंदरूनी और बैरूनी अनासिर हैं वो ईरानी कौम के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे टाइम में उनका ये बयान सामने आया जब जो इस्लामाबाद MOU है उस पर ऑलरेडी जो है वो साइन हो चुके हैं और उस पर वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात पर जो क़दामत पसंद हल्के हैं वो ऑलरेडी तनकीद कर रहे हैं। इससे मज़ीद तनकीद में इजाफा नहीं होगा? जी देखिए, बड़ा वाज़ेह है कि ईरान के अंदर जो एक लीडरशिप है जिसको आप हार्डलाइनर कह लें, क़दामत पसंद कह लें, वो तो ये समझते हैं कि जी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जंग लड़ी है, अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर किया, और वो ये समझते हैं कि अमेरिका से बदला लेना ज़रूरी है जो अमेरिका ने खामनाई साहब को और जो ईरान की बड़ी लीडरशिप को शहीद किया और ईरान के बच्चों को और बहुत ज़्यादा नुकसान किया। लेकिन वहीं मसूद पेज़ेश्कियान हो गए, अब्बास इराकची हो गए, ये वो लीडरशिप है जो ये समझती है कि ईरान ने जंग जीती है लेकिन उसको आगे चल के मुज़ाकराती वाहिद हल है और ईरानी अवाम के लिए बड़ा
ज़रूरी है कि उन पर पाबंदियां ख़त्म करवाई जाए, ईरान अपना तेल बेचना शुरू करे, दुनिया की इकोनॉमी में नॉर्मल तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन करे, जिसके नतीजे में दोबारा से ईरान एक बैनुल अक़वामी बरादरी का हिस्सा बने और इकोनॉमी जो है वो स्टेबलाइज हो। ये मैं समझता हूँ कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स भी होता है। दुनिया को ये पैगाम दिया जा रहा है कि इतना आसान नहीं है ईरान के लिए अमेरिका के साथ या बाकी उन ममालिक के साथ बैठना जिनके साथ, स्पेशली ईरान और इसराइल की बात के साथ, जहां पे 40-50 साल से एक दुश्मनी है, ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। सो इट इज अ प्रेशर टैक्टिक्स, इट्स अ पॉलिटिकल कैपिटल को मैनेज करने की बात है। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बहरहाल पासदाराने इनकलाब का कंट्रोल भी है, और पासदाराने इनकलाब अगर कहीं पर भी ये मुआहिदा या सीज फायर खतरे में पड़ा तो वो बड़ा भरपूर जवाब देते हैं। आपने पिछले हफ्ते भी देखा, वीकेंड पे भी देखा, और मैं समझता हूँ कि ईरान इस मामले में किसी चीज पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इवन जो ईरान की मोतदल लीडरशिप है वो भी जवाबी कार्रवाई में कोई भी कमी नहीं छोड़ते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हामिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। ईरान की बात हो रही है तो ओमान के साथ भी पहला इजलास हो गया, आबना हुर्मुज़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। देखते हैं आगे जो टर्न ऑफ इवेंट्स हैं वो किस जानिब जाते हैं। ब्रेक के बाद आ सकते हैं। वेलकम बैक। अब वो बात करते हैं जिसमें हिना की बहुत गहरी दिलचस्पी है। आपको बताएं कि हिना के साथ, क्योंकि जिन जिन लोगों के पास सोना मौजूद है इसके ऊपर जाने पर वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगर ये नीचे आ रहा हो तो फिर बड़ी तशवीश सी पैदा होना शुरू हो जाती है। इस वक्त 6 लाख रुपए फी तोला के करीब पहुंचने वाला सोना जो है वो 4,28,693 रुपये पर तोला पर आ गया है, और आलमी मार्केट में सोना $23 फी ऑन्स सस्ता होकर $4,065 फी ऑन्स की सतह पर आ गया है। तेज़ी से गिरती हुई सोने की जो मार्केट है उसकी वजह क्या है, और सोना ख़रीदने वाले इस वक्त परेशान हैं, और उसकी वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग ख़रीदना चाहते हैं वो ख़रीदें या नहीं, इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए इमरान खान टिसोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान जेम्स ज्वेलरी ट्रेडर्स एसोसिएशन। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सर, जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस की हम बात कर रहे हैं, एक टाइम था जब ये 6 लाख को टच कर रही थी, और अचानक फिर जो है वो एक कह लें कि डिप शुरू हुआ, और अब जो प्राइसेस हैं वो 4,28,936 करीबन इस पर पहुंच चुकी हैं। क्या देखते हैं कि ये इससे मज़ीद नीचे जाएंगी या फिर आने वाले वक्त में दोबारा उसी पोजीशन पर पहुंच जाएंगी और वहाँ स्टेबल होंगी? देखिए जी, हालिया दिनों में जो गोल्ड की प्राइसेस में हमने एक बड़ा डिप देखा है, जो डिक्लाइन देखा है, उसकी कुछ अहम वजूहात हैं। सबसे पहली वजूहात तो हमने देखा कि ये ईरान और अमेरिका की जो इस रीजन में जंग छिड़ी हुई थी, इसका एक बड़ा इम्पैक्ट आया। और पहले लोगों ने समझा इस जंग के दौरान जो है प्राइसेस जो हैं वो इंटरनेशनली जो है वो $6,000 को भी क्रॉस कर जाएंगी, इस तरह की जो है वो प्रिडिक्शन की गई। पर उसके बरक्स जो है वो मार्केट ने टर्न मारा, डिक्लाइन आई, डिप आई। उसकी कुछ वजूहात ये भी हैं कि अमेरिका ने, क्योंकि देखिए इसकी एक थोड़ी सी कैलकुलेशन है कि जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड हमेशा डिप मारता है, गोल्ड नीचे आता है। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट जो हैं जो कि 2.5 से 3% थे, वो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया जो कि 6 से 7% तक जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़े, जिससे डॉलर जो है स्ट्रांग हुआ, और उसका इम्पैक्ट जो है वो गोल्ड पे आया, और गोल्ड ने जो है वो नीचे की तरफ जो है वो छलांग लगाई, जिसकी वजह से गोल्ड में मैंने इतना बड़ा डिप हम देख रहे हैं। अच्छा, आने वाले दिनों में आपने जैसे सवाल किया कि जी गोल्ड जो है मजीद नीचे जा सकता है कि नहीं जा सकता, देखिए ये सब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे डिपेंड करता है, इस रीजन में क्या हालात रहते हैं। अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये जो वक्ती अमेरिका और ईरान की जो जंग है वो रुकी हुई है, अगर इसमें कोई मूवमेंट होती है या इंटरेस्ट रेट में कमी आती है तो गोल्ड की प्राइसेस जो हैं फिर हम देखेंगे कि वो फिर से अपनी जगह पे या वापस ऊपर जाएगी। अभी रिसेंटली आप देखें JP मॉर्गन ने एक प्रेडिक्शन की है कि एंड ऑफ दिसंबर तक जो है गोल्ड को उन्होंने कहा है कि $6,000 पर ऑन्स तक जो है वो मार्केट जा सकती है। तो ये सारा जो है गेम मार्केट की जो न्यूज़ है, करंट सिचुएशन है, उस पे चल रहा होता है। राइट। अच्छा खान साहब, ये भी बताइएगा कि हम देख रहे हैं गोल्ड रश था
और जिस तरह कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये गोल्ड ख़रीदना शुरू किया और हम देख रहे थे कि उन्हीं के पैटर्न पर मज़ीद जो रियासतें थी वो भी गोल्ड की तरफ ही जाना शुरू हो गई थी पेट्रो डॉलर पर जब से डेंट आया उसके बाद से। तो अभी आप ये गोल्ड रश देख रहे हैं और आप कह रहे हैं जियोपॉलिटिकली ये अफेक्ट करता है और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा की थी कि कम हो गया है, ये तलब और रसद का भी कोई मसला है? देखिए, मैं ये आपने सही बात की कि जो दुनिया के बड़े सेंट्रल बैंक हैं उनकी गोल्ड की जो बाइंग है वो अच्छी खासी रही पिछले 1-1.5 सालों के अंदर, जिसमें सरफहरिस्त जो है वो चाइना है, उसके बाद इंडिया है, यूएसए भी था, रशिया, कनाडा, सारे बड़े ममालिक ने, इनफैक्ट मैं कहूँगा ईरान भी उसमें शामिल था, जिसमें उन्होंने हैवी गोल्ड की परचेजिंग की। इनफैक्ट चाइना मार्केट नीचे आने के बावजूद आज भी टनों के हिसाब से रोज की बेस पे जो है वो गोल्ड की परचेजिंग कर रहा है। तो डेफिनेटली जब बड़ी कंट्रीज, उनके सेंट्रल बैंक्स इतनी बड़ी परचेजिंग कर रहे हैं तो सिचुएशन यही है कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड का फ्यूचर जो है वो ऊपर ही देख रहे हैं। आज आप गूगल करेंगे और पिछले 15 साल या 10 साल का चार्ट निकालेंगे गोल्ड का, तो आपको कोई भी इतना बड़ा डिप या डिक्लाइन नहीं दिखेगा। 2025 में जो है गोल्ड ने दुनिया के अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है वो 75% जो है इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट उसने दिया है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग प्रॉफिट रेशो ऑल ओवर। अगर आप देखें किसी भी सेक्टर को आप उठा के देख लें, आप रियल स्टेट को देख लें या दूसरा देख लें, किसी भी कमोडिटी ने जो है इतना बड़ा रिटर्न नहीं दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मार्केट स्टैंड की भी है, इस वक्त मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से इस वक्त बाइंग बनती है। मार्केट बिल्कुल स्टेबल उस पे है, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर का डिप आ सकता है, पर मैं अभी आने वाले दिनों में कोई इतना बड़ा डिप नहीं देख रहा। अच्छा, और आप ये कह रहे हैं कि दिस इज द राइट टाइम टू बाय गोल्ड? जी, मेरे हिसाब से जो है इस वक्त बाइंग बिल्कुल बनती है। मार्केट ऊपर आप देखें कि $4000 पर आउंस के अंदर भी आ गई थी मार्केट, और मुझे लगता है आने वाले 3-4 महीने में 4000 से ये 4.5 पौने $5000 पर आउंस के दरमियान मार्केट रहेगी। तो आपको लगता है ये जो दिसंबर की प्रेडिक्शन है कि 6000 तक भी जा सकती है, ये कोई नेचुरल ग्रोथ की इंडिकेटर है या ये एक अननेचुरल ग्रोथ होगी? देखिए, ये प्रेडिक्शन जो है जेपी मॉर्गन ने की है, उनकी अपनी स्टडीज होती हैं, उनके पास बहुत सारी ऐसी न्यूज होती हैं जो हमारे पास काफी देर बाद पहुंचती हैं। तो वो मार्केट को अपने नजरिए से देख रहे हैं, वो इंटरनेशनली चीजों को देख रहे हैं कि क्या चीज होने जा रहा है, क्या पॉलिसी चेंज होने वाली है यूएसए में, जिसका मुझे लगता है हो सकता है कि इफेक्ट डॉलर पे आए। डॉलर क्या पता वो वीक देख रहे हो आने वाले दिनों में, और उसी वजह से उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि गोल्ड जो है वो $6000 को क्रॉस कर सकता है। राइट अच्छा, और सर चांदी की कीमतें भी हम देख रहे हैं कि एक दफ़ा उन्होंने भी बहुत बूम पकड़ा था और अब वो भी डिक्लाइन की तरफ चल रही है, उधर वहाँ की क्या सिचुएशन है? देखिए, चांदी का मैंने पहले भी बताया कि चांदी का सिर्फ ज्वेलरी से ताल्लुक नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियल यूज भी इसका बहुत बड़ा है। आपकी जितने भी ये सोलर पैनल्स हो गए, बैटरीज हो गई, उसमें भी उसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है। चांदी ने काफी ऊपर जंप लगाई थी, जो कि वो एक रियल जगह मैं समझता हूँ उसकी नहीं थी। वापस अभी वो जिस रेट पे चल रही है और हम मजीद उसमें देख रहे हैं कि दिन ब दिन कुछ डिक्लाइन आ रहा है, पर चांदी को भी मैं यही कहूंगा इसका भी वही सिनेरियो है जो कि मैंने जिस तरीके से गोल्ड को आपको एक्सप्लेन किया। पर आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूँ कि चांदी जो है थोड़ी ऊपर आएगी और स्टेबल हो जाएगी। अच्छा, कोई गोल्ड सेल कर रहा है उसको क्या मशवरा देंगे? मैं समझता हूँ लोगों को, जब हमारे यहाँ देखें, ये तो हर किसी का ही होता है, जब मार्केट नीचे आने लगती है तो लोग भागे भागे मार्केट में आते हैं और वो गोल्ड सेल करके अपना प्रॉफिट सिक्योर कर रहे होते हैं। तो मेरी एडवाइस है जल्दबाजी ना करें। आपके पास अगर इसको रखने की सख्त है तो वेट करें, मार्केट ने फिर ऊपर जाना है तो उस हिसाब से देखें। ओके, बहुत शुक्रिया। इमरान खान टेसोरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये जो सोने की कीमतों का उतार चढ़ाव उस पर हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं बुशरा महानूर से, जो इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म है। अटक से ताल्लुक़ रखने वाली समाजी कारकुन बुशरा महानूर ने 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद माहवारी जस्टिस की बुनियाद रखी और ख़वातीन को इस अहम मसले से मुतालिक आगाही फराहम की, और इस दौरान उन्होंने ख़वातीन को 1,75,000 से ज़ायद सैनिटरी किट्स भी तकसीम की। इस हवाले से मुख्तलिफ स्कूल्स, कम्यूनिटीज़ में वर्कशॉप्स भी करवा रही हैं और हाल ही में उनको 2026 के कॉमनवेल्थ
यूथ अवार्ड बराए एशिया से नवाजा गया और ये 30 साल से कम उम्र नौजवानों को दिया जाता है जो कम्युनिटी में तब्दीली ला रहे हैं। बुशरा महानूर ने ख़वातीन के सैनिटरी किट्स पर आए टैक्स ख़त्म करने के खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी और बहुत सरगर्म रही और इस साल बजट में हुकूमत ने 18% टैक्स ख़त्म कर दिया है। मज़ीद बुशरा महानूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो कॉमनवेल्थ यूथ अवार्ड आपको मिला है, उस पर आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। कितनी खुशी की खबर है आपके लिए ये? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए एंड थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एज वेल। बिल्कुल ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। ज़्यादा खुशी की बात इसलिए है क्योंकि ये पूरे के पूरे एशिया में किसी एक शख्स को, किसी एक मुल्क को अवार्ड मिलता है और इस बार ये अवार्ड जो है पाकिस्तान को मिला है और वो भी जेंडर राइट्स की कैटेगरी के अंदर मिला है, तो मेरे लिए काफ़ी फ़ख्र की बात है। अच्छा बुशरा, ये बताइएगा कि 2022 के सैलाब में ख़वातीन को सैनिटरी किट्स आपने दी और माहवारी जस्टिस का आपने आगाज़ किया। सोशल वर्क की वजह क्या है, आपको ये अवार्ड भी मिला है? अमूमन किन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है जो आपको हासिल हुआ है? यूजुअली ये अवार्ड यंग एक्टिविस्ट को दिया जाता है, वो लोग जो कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे होते हैं और जो यूएन की SDGs हैं उनके अंदर काम कर रहे होते हैं। SDG यानी जो हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17, उसमें से किसी न किसी एक कैटेगरी में अगर कोई शख्स, कोई यंग एक्टिविस्ट काम कर रहा हो तो उनको इस अवार्ड से नवाजा जाता है। इस साल जो अवार्ड पाकिस्तान को मिला है वो है UN SDG 5 यानी जेंडर के ऊपर ये अवार्ड दिया गया है। माहवारी जस्टिस पिछले कई सालों से माहवारी राइट्स के ऊपर काम कर रहा है क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये एक टॉपिक हमारे माशरे में कई सालों से, बल्कि कई सदियों से स्टिग्माटाइज्ड और टैबू है और इसके स्टिग्मा होने की वजह से काफ़ी लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। हम समझते हैं कि माहवारी एक नॉर्मल बॉडीली प्रोसेस है और उसको उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए क्योंकि जब हम माहवारी के बारे में बात नहीं करते, इसके मसाइल को नहीं समझते और जब मसाइल को समझ नहीं पाते तो उनको हल भी नहीं कर पाते। राइट। अच्छा, जिस तरह से आपने आवाज़ बुलंद की थी और वो यही थी कि जो सैनिटरी पैड्स हैं और ख़वातीन के इस्तेमाल की दीगर अशियाँ हैं जो बुनियादी ज़रूरियात में कंसिडर की जाती हैं, वो लग्जरी नहीं है, उन पर से टैक्स ख़त्म किया जाए। और इस बार के बजट में ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि गवर्नमेंट ने वो टैक्स ख़त्म कर दिया जिसको पिंक टैक्स भी कहा जाता है और अब पाकिस्तान भी उन कंट्रीज़ में शामिल है जहाँ पर ये टैक्स जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है ख़ास तौर पर पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए, एटलीस्ट के जो उनकी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर अब ये टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा उन्हें। वाकई ये बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी की बात है और माहवारी जस्टिस पिछले 3 सालों से इसके ऊपर कैंपिंग कर रहा था। हम ऑन ग्राउंड लोगों को जाकर बताते हैं इसके बारे में, उनसे सिग्नेचर्स लेते हैं और पिछले 3 सालों के अंदर हमने 10,000 से ज़ायद लोगों से सिग्नेचर्स लिए हैं इस पिटिशन के ऊपर ताकि इस टैक्स की खात्मे का हम डिमांड करें। ये एक बहुत ही खुश आइंद स्टेप है और पाकिस्तान अब उन 17 ममालिक में शामिल है जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाते हैं क्योंकि सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बहुत ही सिंबॉलिक मैसेज भी जाता है, वो ये कि जब हमारी हुकूमत कहती है कि आपके पीरियड प्रोडक्ट्स एक लग्जरी हैं तो एक मैसेजिंग जाती है हुकूमत की तरफ से कि आपकी माहवारी सेहत, आपकी जो नीड्स हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस लग्जरी टैक्स को हटाने के लिए और इसको हटाने के बाद ये जो है आवाम की सोच तब्दील हो जाती है कि वाकई पीरियड प्रोडक्ट्स एक लग्जरी नहीं है, वो एक बेसिक नेसेसिटी है और हमारे एक बिगर मोशन जो है कि पीरियड राइट्स और ह्यूमन राइट्स की तरफ हम जा सकते हैं इसके बाद। एट द सेम टाइम हमें इस बात का भी बहुत अंदाज़ा है कि हमारे जो सारे मसाइल हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के ना होने की वजह से या प्रोडक्ट के महंगे होने की वजह से नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पीरियड सेफ्टी के और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। थी बुशरा कि ये जो टैक्स ख़त्म किया गया है स्टिल एक अच्छी चीज़ है, अच्छी खबर है ख़वातीन के लिए, लेकिन वो एरियाज़ जहाँ पर ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल ही नहीं होती हैं तो उन लोगों के लिए तो ये अच्छी खबर नहीं हो सकती क्योंकि उन्हें इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है और कोई नुकसान भी नहीं है। तो जिस तरीके से आपने अपना काम किया कम्युनिटी में और आपने इतनी ज़्यादा सैनिटरी किट्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाकर रिमोट एरियाज़ में भी, तो गवर्नमेंट के लिए ये करना कितना ज़्यादा मुश्किल है कि वो ये जो किट्स हैं ये उन एरियाज़ में जाकर पहुँचाएँ और हर घर में हर खातून को ये जो सैनिटरी किट्स हैं वो प्रोवाइड की जा सके ताकि
जी बिल्कुल, पीरियड रिलीफ किट्स देना सिर्फ एक छोटा सा मेरे ख्याल से एक कंपोनेंट है इस पूरे काम का, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे जो बड़ा मसला है वो है पानी का। लोगों के पास साफ पानी नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है जिससे वो अपनी साफ सफाई कर सकें। लोगों के पास जो है एक्सेस नहीं है प्राइवेसी का। हमारे यहाँ पब्लिक बाथरूम्स तो होते नहीं हैं, तो अगर किसी को किसी भी इवन हम अगर देहाती एरियाज़ की बात ना भी करें तो इवन अर्बन सेंटर्स के अंदर अगर आपको अपनी माहवारी शुरू हो जाती है, आप कहीं बाहर हैं, तो हमारे पास पब्लिक बाथरूम्स का एक्सेस नहीं है। और अगर वो ना हो, इसके साथ में मसला आ जाता है प्राइवेसी का कि अगर जो बाथरूम्स अवेलेबल हैं क्या वो सेफ़ हैं, क्या वो पीरियड फ्रेंडली हैं, क्या उनके अंदर डस्टबिन पड़ा हुआ है जिसमें आप अपनी माहवारी के पैड को इस्तेमाल करके उसको तब्दील करना चाहें तो वो कर सकें। इन सब चीज़ों के साथ साथ एक और जो मसला आ जाता है वो है माहवारी तालीम का। क्योंकि लोगों के पास, क्योंकि हम बात नहीं करते हैं, तो एजुकेशन नहीं है कि आप अपने आप को कैसे साफ रख सकते हैं, अपनी माहवारी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हुकूमत को एक बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल के तौर पर देखना चाहिए इस चीज़ को कि ये बहुत ही बिल्कुल एक अनटैप्ड पोटेंशियल है और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर सकते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कोई भी शख्स जैसे भी अपनी माहवारी को मैनेज कर रहा है, इफ़ दे आर डूइंग इट इन द राइट वे, कपड़ा इस्तेमाल करके, रियूजेबल पैड, मेंस्ट्रुअल कप या फिर पीरियड पैड, ये तमाम चीज़ें सही तरीके हैं मैनेज करने के लिए। लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी का होना, बाथरूम्स का होना, ये बहुत ज़रूरी है। हुकूमत को इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है बुशरा, आप हैं, कुछ दीगर ख़वातीन हैं, बहुत सरगर्म हैं इन चीज़ों को लेकर, तो बताइएगा क्या पैगाम देना चाहेंगी ख़वातीन को इस हवाले से, उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहना चाहूँगी कि माहवारी के बारे में बात करना कोई शर्म की बात नहीं है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन कॉन्वर्सेशंस को आम करना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल बॉडीली प्रोसेस है। जिस तरह कोई भी हमारे बॉडी का निज़ाम चल रहा होता है, ये भी एक बॉडीली प्रोसेस है। और जब तक हम इस शर्म को ख़त्म नहीं करेंगे, हम एज अ मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि माहवारी राइट्स का मसला सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन का मसला नहीं है, ये हमारे पूरे के पूरे ह्यूमन राइट्स का एक मसला है, पूरी आवाम के लिए मसला होता है। जब हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं, इनसे रिलेटेड मसाइल पे बात नहीं कर पाते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी इन कॉन्वर्सेशंस को नॉर्मलाइज करें अपने घर में, अपने आसपास में, और अपने आसपास के लोगों को सपोर्ट भी करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मेंस्ट्रुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, बहुत ट्रॉमेटिक भी हो जाती है। काफ़ी लोगों को बहुत ही एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, बहुत सारे लोगों को शदीद क्रैम्प्स होते हैं जो कि नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़े हुए होते हैं। तो इन कॉन्वर्सेशंस को आम करने से हम अपने इर्द गिर्द सपोर्ट प्रोवाइड कर सकेंगे। इसके अलावा हमारी अब हुकूमत से नेक्स्ट डिमांड ये है कि करिकुलम के अंदर मैंडेटरी 8 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, लड़के लड़कियों दोनों के लिए माहवारी तालीम को लाजमी बनाया जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। बुशरा महानूर हमारे साथ मौजूद थी और जिस तरीके से वो आवाज़ बुलंद करी है ख़वातीन के लिए, हम उनसे बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। क्रिकेट की बात करते हैं और जो खुशखबरी है वो इन मुंतज़मीन के लिए है, वो क्रिकेटर्स के लिए है, उनके मुआवज़ों में इजाफे के हवाले से है, उनके बजट में इजाफे के हवाले से है, कारकर्दगी के हवाले से नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं। पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने नए माली साल 2026-27 के सरप्लस बजट डोमेस्टिक क्रिकेट के फंड्स में 1 अरब रुपए के इजाफे और डोमेस्टिक और कौमी खिलाड़ियों के मुआवजे में इजाफे समेत कई अहम फैसलों की मुत्तफ़िका मंजूरी दे दी है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में अहम फैसले हुए। इजलास में नए माली साल 26-27 के सरप्लस बजट की मुत्तफ़िका मंजूरी दी गई। पाकिस्तान सुपर लीग को इंतज़ामी और माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने के साथ अगले साल के एडिशन के बजट को भी मंजूर किया गया है। डोमेस्टिक क्रिकेट के बजट में 1 अरब रुपए इजाफा करते हुए उसे 3 से 4 अरब रुपए कर दिया गया है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में शरीक क्रिकेटर्स की मैच फीस 3,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए, रिजर्व प्लेयर्स को 15,000 की बजाय 50,000 रुपए देने पर इत्तफाक किया गया है। और इजलास में नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेट, अदायगी के तरीक़ाकार और मैच फीस में इजाफे की भी मंजूरी दे दी गई है। नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन के लिए 6 अरब 70 करोड़ रुपए बजट मुख्तस किया गया है। रीजनल ग्राउंड स्टाफ की कम अज़ कम तनख्वाह 42,000 रुपए करने का फैसला किया गया है। और उधर शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की मौजूदा रैंकिंग में 9वें नंबर पर पहुंच चुकी है। मौजूदा ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जो है इसके हवाले से बताएं आपको कि पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही है इस सारे दौरानिए में, तो उस पर हम बात करते हैं। मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत।
ये सब जिस तरह से ये इतनी तब्दीलियां जो अली ने जिनका जिक्र किया है बड़ी खुशाइंद है उन्हीं लोगों के लिए जिनके लिए इनका ऐलान किया गया है। ये जो गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ, आपको लगता है कि जो फैसले किए गए हैं वो फैसले टीम के लिए भी बेहतर साबित होने वाले हैं, कहीं परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ेगा उनका? देखें हिना, हम अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक का सिस्टम है इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। अब उसको पावरफुल बनाने के लिए फैसले किए गए, ख़जाने के मुंह खोल दिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। अब खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है कि वो इनसे मुस्तफ़ीद हों, अच्छी परफॉर्मेंस दें और पाकिस्तानी क्रिकेट का जो ग्राफ है उसको ऊपर करें। यकीनी तौर पर बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये पाकिस्तान गवर्निंग बोर्ड की। उन्होंने अच्छे फैसले किए हैं, डोमेस्टिक खिलाड़ियों के हवाले से उनकी जो मुआवजा था उसको बढ़ाया गया है। अब मेरे ख्याल में खिलाड़ियों को किसी किस्म की शिकायत नहीं होनी चाहिए। 1 लाख रुपए अगर आप मैच खेलते हैं तो उसकी आपको फ़ीस मिला करेगी, इसके अलावा 3.5 से ज़्यादा आपको जो लाख है उसकी माहाना तनख्वाह भी मिला करेगी। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बिल्कुल उसी तर्ज पर डोमेस्टिक खिलाड़ियों के लिए बनाए गए हैं। यकीनी तौर पर अच्छी चीज़ें हैं जो बेहतरी इसमें लाई जा रही है। फिर ये कि कुछ रीजनल ग्राउंड्स हैं हमारे, उनको अपग्रेड किया जा रहा है और जब ग्राउंड की हालत अच्छी होगी, उनकी आउटफील्ड अच्छी होगी, विकेटें अच्छी बनेंगी तो उससे जो क्वालिटी क्रिकेटर डोमेस्टिक की वो भी यकीनी तौर पर। अच्छा, आपने मुआवजों का जिक्र किया, ये अब बढ़ाकर जो टेस्ट क्रिकेटर है उसके लिए एक मैच में 15 लाख रुपए, जी फिर उसके बाद जो वनडे क्रिकेट है उसमें तकरीबन 6.5 लाख रुपए, जी बिल्कुल, और फिर जो T20 है उसमें 4.5 लाख रुपए। तो ये जो एक तरतीब दी गई है इसमें एक ख़ास अंदाज़ नज़र आ रहा है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट अमूमन लंबा होता है, 4-5 डेज़ का होता है, तो आपको नज़र आता है कि वहाँ पर मुआवजा ज़्यादा चाहिए, वहाँ पर एफर्ट भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन 4.5 जो T20 का है, जो लोग दिलचस्पी उसमें ज़्यादा इसलिए रखते थे कि वहाँ पर कम खेलना पड़ता है, ज़्यादा मुआवजा मिलता है, उनके लिए खुशखबरी तो नहीं हुई। देखिए अली, अभी आपने जिक्र किया कि हमारी जो टेस्ट चैम्पियनशिप में रैंकिंग है वो 9वें नंबर पर, इनके सबसे बॉटम पर हैं और इसको बढ़ाने के लिए इतनी तौर पर अच्छे फैसले किए गए हैं। टेस्ट क्रिकेट ही असल क्रिकेट उसको कहा जाता है। T20 तो एंटरटेनमेंट क्रिकेट है। इतनी तौर पर लीग क्रिकेट ज़्यादा हो रही है, उसमें लोगों का इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है, लेकिन जब तक आप टेस्ट क्रिकेट में रैंक नहीं करेंगे आपकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो कहीं भी उसको कंसीडर नहीं किया जा सकता। बदकिस्मती से माजी में जो टेस्ट क्रिकेट के हवाले से ज़्यादा अच्छा सलूक नहीं किया गया उनको। एक तो हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत कम टेस्ट मैचेस मिलते हैं और फिर गिने चुने खिलाड़ी हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। बाकी सबका फोकस होता है कि वाइट बॉल की तरफ जाएं, वहाँ पर पैसे भी ज़्यादा हैं और वहाँ पर मैचेस भी ज़्यादा मिलते हैं। एक मैच में आप 3 खिलाड़ी आउट कर दें, 3 छक्के मार दें तो आप पूरी हीरो बन जाते हैं। ये जो इस चीज़ को कम करने के लिए, क्योंकि जब तक हमारी टेस्ट क्रिकेट का स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, टेक्निकली तौर पर हम खिलाड़ी अच्छे नहीं होंगे, उस वक्त तक हमें अच्छे वाइट बॉल प्लेयर्स भी नहीं मिलेंगे। तो ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस दफ़ा जो रेड बॉल क्रिकेटर्स हैं, टेस्ट क्रिकेटर ख़ास तौर पर उनको इज़्ज़त दी है। उनको 50 लाख के करीब माहाना तनख्वाह दी जाएगी, इसके अलावा 15 लाख रुपए फी मैच भी उनको मिला करेंगे। और ये इससे थोड़ा सा डिस्करेज होगी कि लोग अब जो यंगस्टर हैं वो T20 और वनडे की तरफ ज़्यादा उनका रुझान है, बल्कि वनडे की तरफ तो कोई ज़्यादा उनका तवज्जो नहीं दिया, वो साथ में सिर्फ T20 क्रिकेट में खेले। इसलिए अब ये रेड बॉल जो उसको ज़्यादा इज्जत दी गई है, मेरे ख्याल में अच्छी बात है। इससे जो पाकिस्तान की क्रिकेट का स्टैंडर्ड वो बेहतर होगा। हम जो बात करते हैं कि हमारी जो टीम इस वक्त रैंकिंग में बॉटम पर है, वो भी उसका ग्राफ भी बेहतर होगा। अभी भी हमारे चांसेस हैं, हमारे पास अपनी जो पॉलिसी उनको बेहतर बनाकर, हमारे पास वसाइल भी हैं, टैलेंट भी हैं, सिर्फ जो पॉलिसी हैं उनको बेहतर एड्रेस करने की ज़रूरत है। चलिए क्विकली ये बता दें, दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए क्या उम्मीदें लगाए जो क्रिकेट शायकीन है वो टीम से? हिना, टीम यकीनी तौर पर पाकिस्तान को इस वक्त जो रैंकिंग 9वीं है उसमें अभी पाकिस्तान के पास 9 मैचेस बाकी हैं। पाकिस्तान अभी तक सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस खेले हैं, उसमें 3 में उसको नाकामी का सामना करना पड़ा है। एक मैच जीतने पर आपको 12 पॉइंट्स मिलते हैं। तो अब हमारे पास 9 मैचेस, अगर 9 मैचेस में हम मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंस दें तो अभी हमारे पास होप है कि हम फाइनल तक रसाई पा सकते हैं। और यकीनी तौर पर इसके लिए जो पाकिस्तान टीम का कैंप है, वो प्री सीज़न जो कैंप था वो 2 तारीख को यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और इसी बीच में मेरे ख्याल में टीम का ऐलान भी होना बाकी है। पाकिस्तान की तो टीम देखते हैं हम कौन कौन से खिलाड़ी सिलेक्ट करते हैं। यूसुफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और हम क्रिकेट पर बात कर रहे हैं, मुंतज़मीन ने अपना बंदोबस्त तो कर लिया है, खिलाड़ियों का भी बंदोबस्त हो गया है, मुआवजे भी बढ़ गए हैं, इनका ख्याल रखा गया है, पर शायकीन का ख्याल रखेंगे या नहीं ये फिर वक्त ही बताएगा। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी कल। ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।